क्या हाल चाल है? बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप सभी को ऐसे ही मस्त रहिए, हंसते रहिए और खूब आनंदित रहिए अपने परिवार के साथ और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है आप लोगों की? बहुत बढ़िया। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप सभी को ऐसे ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, यही सबसे बड़ी चीज़ है बस, और क्या। अच्छा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिंदी की ये क्लासेज है। मेरी तबीयत बच्चों पिछले 3-4 दिन से ठीक नहीं थी। अभी भी पूर्णतः सही नहीं हूँ, पर ठीक है, मतलब पढ़ा सकते हैं आप लोगों को, तो हम लोग पढ़ सकते हैं एक साथ मिल करके। ठीक है ना? जी, बाकी आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, जन्मदिन पर बहुत सारी बधाइयाँ मिली, बहुत बहुत ज़्यादा। तो बस ईश्वर आप सब ऊपर कृपा बनाए रखें, माँ सरस्वती हमेशा विराजमान रहें आप सबके कंठों में, आप सबके दिमाग में, दिल में, हर जगह, कि उनकी अनुकंपा से आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चलिए। उसने कहा था चैप्टर का हम लोग लेखक परिचय कर चुके थे, यानी कि लेखक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित यह कहानी बहुत शानदार कहानी है, जिसे मिल के पत्थर के नाम से जाना जाता है साहित्य के अंदर। ये कहानी अमृतसर शहर की है, जहां पर बहुत शानदार एक दृश्य वर्णन करने जा रहे हैं गुलेरी जी। पहले तो गुलेरी जी की ये रचना को समझिए आप, 5 दृश्यों की यह कुल रचना है, 5 भागों में बटी हुई है। और कहाँ से उठाना कहाँ पटकना, बड़ा ये साहित्यकार के हाथ में और कलमों में ताकत की कृपा होती है साहित्य पर। क्या हो गया? सर जी गॉड ब्लेस यू, चलिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बिल्कुल। देखो बच्चों, ये दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ, लाइन तो दिख रहा होगा, लाइन दिख रहा है ना? आवाज तो जा रही है क्लियर? क्लियर। देखिए गुलेरी जी कहते हैं, पहले लाइन को पढ़िए, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पिठ छिल गई है। शब्दों का मेल देखिए और शब्दों का क्रम देखिए, किस प्रकार से शब्दों को रखे हुए हैं। कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले, जो इक्के गाड़ी वाले होते हैं ना, चाबुक लेके घोड़े को ऐसे ऐसे खिंचवाते हैं अपनी ठेला गाड़ी को, जो भी रहता है, इक्का बोलते हैं उसको, हम लोग गाँव में एका बोलते हैं। तो बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। मतलब बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखो, तो वो इक्के गाड़ी वाले चाबुक लेकर के घोड़े को ऐसे मारते हैं, और किस प्रकार से लोगों से पेश आते हैं। कोई सामने होता है तो उसको कुछ भी बोल के हटाता है, तुमको आंख दिखाई नहीं दे रहा है, सड़के पे आ जाते हो, रोड पे आ जाते हो, रोड तुम्हारे बाप का है क्या, ये हो क्या, वो है क्या, ऐसे करके बोलते हैं। भाई अब ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी बातें सुनकर क्या होगा? चोट लगेगी। यानी कि उनकी जबान के कोड़ों से जो आपकी पिट छिली हुई है ना, उस पर मरहम लगाने की जरूरत है। वहां किसकी बातों को सुनिए, अमृतसर शहर के जो बंबू काट वाले हैं, इके गाड़ी वाले हैं, उनकी भाषा समझिए, वो कितने बड़े प्यार से बोलते हैं। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के गाड़ी वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों को पोरों का छिटकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की ग्लानी, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक के सीध चले जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, चौड़ी सड़कें होती है, जब इक्के गाड़ी वाले खींचते हैं पैसेंजर को या यात्री को बैठा करके, तो क्या होता है उस परिस्थिति में वो अलग अलग प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर जाता है। कभी घोड़े के संबंधों में नानी वगैरह, मतलब कुछ भी जो थोड़ा सा अजीब सा लगे। उसके बाद वो गुस्से में रहता है, गुस्से में कुछ भी बोल देगा, आना रोगिल बड़ा लोग दिखाई नहीं देता, रोडे पर छेक लगे के बाद ऐसे ऐसे करके चलता है, लोग बोलता भी है। कई बार तो पता चलेगा कि उसके चक्के से ना आपका पैर का छोटी कानी उंगली जो है वो उसी पे चक्का चढ़ जाता है। कभी कभी तो चक्का उसी पे चढ़ जाता है, फिर तो आप देखते रह जाओगे, गुस्से में गाली वाली दोगे उसको। इस तरीके की होती है, और वो सीधे भागते चले जाते हैं। तब जाकर के आप अमृतसर शहर में जाके देखिए, उनकी बिरादरी वाले मतलब इक्के गाड़ी वाले ही तंग चक्करदार गलियों में, जहां पर बड़ी भीड़ भाड़ वाली गली होती है, वहां पर चक्करदार गली में वो चलते हैं, और हर एक लड़ी वाले के लिए ठहर कर शब्द का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, अरे ठहरना भाई, अरे आने दो लाला जी, हटो बाछा करते हुए सफेद फेटो खचरो और बतको गन्ने और खोमचे और भारे वाले के जंगल में राखे थे। अलग अलग लोग, कोई माथे पे कुछ लिया है, कोई जानवर लेकर के जा रहा है, कोई कुछ भी, मतलब बहुत भीड़ भाड़ इलाकों से ये लोग बड़े प्यार वाले शब्द बोल करके निकलने लगते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। ये इक्के गाड़ी वाले होते हैं जो सबको जी और साहब लगा के बोलते हैं, अमृतसर शहर के लोग, इक्के गाड़ी वाले। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं है, उनकी भी जीभ चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार मारती है। बोलते तो वहां के भी है, अमृतसर शहर वाले भी बोलते हैं, उनकी भी जीभ चलती है, पर बड़े मीठी छुरिया की मुट्ठी मीठी छुरी की तरह महीन मार मारती है, करती भी है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लिक से नहीं हटती, लिक मतलब रास्ते से, उसका जो सीधा रास्ता बना है इक्के गाड़ी वाले का, तो उस रास्ते से अगर नहीं हटती है तो ये क्या बोलेगा? तो उनकी वचनावली को सुनिए क्या कहते हैं, ये नमूने, एक नमूना दिया गया है। हट जा चिड़े जोगिए, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पुता प्यारी है, बच जा लंबी वाली है। इसका मतलब कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, अरे तू पुत्रों की प्यारी है बुढ़ी, लंबी उम्र तेरे सामने अभी खड़ी है, तू क्या कर रही है, क्यों मेरे पहिए के नीचे आकर मरना चाहती हो, बच जा। देखो कितना महीन मार मार दिया। अब ऐसे ही बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। अचानक से इनके बीच में एक लड़का और एक लड़की आकर मिलते हैं। उनके बालों और उनके ढीली सुथनों से
जान पड़ता था कि दोनों सीखते, क्योंकि उनका सूतना और ढीले सूतने थे और बाल जिस तरीके से वो बांधे थे उस तरीके से पता चल जाता था कि वो लोग क्या है, सीख है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, मतलब वो जो लड़का है मामा के बाल धोने के लिए दही लेने आया था, और वह रसोई के लिए कुछ बढ़िया पदार्थ लेने आई थी, बढ़िया, हाँ जी। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था, मतलब कि उससे बातचीत कर रहा था, एक परदेसी को सामान दे रहा था, उसी में उलझा हुआ था, जो शेर भर गीले पापड़ लेने के लिए आया था, हटता भी नहीं था तब तक। मतलब दुकानदार एक ऑलरेडी ग्राहक से उलझा हुआ है, दुकानदार ऑलरेडी एक ग्राहक से समझा क्या हुआ है। नहीं नहीं, मुझे ना 3 दिन से बुखार है बच्चों, तो शरीर थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा जोर से चीख करके चिल्लाने का कोई आज सेंस नहीं बनता, बहुत प्यार से पढ़ना है। और शरीर कमजोर रहता है तो लंबे समय तक खड़ा भी नहीं आदमी हो पाता है, और बुखार ऐसा चीज है कि हाथी के बल को कमजोर कर देता है। आप अगर माने इस बात को तो बुखार हाथी के बल को तोड़ देता है। भगवान करे किसी को ना हो, होता है तो मतलब सारा शरीर में दर्द, बदन में अकड़न हो जाएगा, खड़ा भी नहीं होने, मतलब लगता है कि हवा हो गया बॉडी, इस तरीके का हो जाता है। यहां पर देखिए बच्चों, जब तक दुकानदार परदेसी से गूंथ रहा था तब तक ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं कि तेरे घर कहाँ है, तो जवाब आता है कि मगरे में, और तेरे मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है। पहला सवाल कौन करती है, लड़की करती है कि तेरे घर कहाँ है, तो ये कहता है कि मेरा घर कहाँ है, मगरे में, नहीं, और तेरे माझे में। हाँ, यहाँ पे जवाब लहना सिंह देता है। जवाब कौन दे रहा है, लहना सिंह, हाँ जी बिल्कुल सही। तेरे घर कहाँ है, ये लड़का सवाल कर रहा है, क्योंकि पहला हिम्मत तो लड़का ही कर सकता है। सवाल कौन कर रहा है बच्चों, लड़का कर रहा है। तेरे घर कहाँ है, लड़की का जवाब आया मगरे में, और तेरे, तो फिर वापस लड़का कहता है कि मेरा घर मांझे में है, तू यहाँ कहाँ रहती है। तो वो कहती है कि मैं तो अतर सिंह की बैठक में रहती हूँ, वो मेरे मामा होते हैं। ओ, तो मैं भी तो मामा के यहाँ ही हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा, इनको जो जो चाहिए था इतना में दुकानदार देने लगा। समझ आ गया बच्चों, हेलो 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 हेलो, समझ गए। हाँ, तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि लड़की का गांव, लड़की का घर मगरे में, लड़का का घर मांझे में। सौदा ले लिया दुकानदार, इनको जो भी चाहिए था दे दिया, सौदा लेकर यानी कि सामान लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, डायरेक्ट लड़के में हिम्मत आ गई और वो जाकर के पूछा, क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, मंगनी, तेरी सगाई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। धत धत, वो थोड़ी सी अलग अंदाज में धत कहती है, वैसे भी लड़कियों का भाव तुम समझते ही हो। लड़की धत कह करके चली गई और लड़का बेचारा मुंह देखता रहा, मुंह देखता रह गया, आय टुकुर टुकुर ताकते रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ फिर दोनों की भेंट होती है, दूध वाले के यहाँ दोनों की भेंट होती है, अचानक दोनों मिल जाते हैं, अचानक। महीना भर यही हाल रहा, यही चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर वही सवाल पूछा, 2-3 बार लड़के ने फिर वही सवाल पूछा। तुम ये मत सोचना कि हाँ यार हमारा भी काश ऐसा किस्मत होगा कि हम भी रोज मिल जाते हैं, हाँ, तो ये मत सोचना कि तुम भी अब जाके सब्जी वाले के यहाँ खड़ा हो जाओ घंटों भर, कहाँ है भाई, तो क्या पता लहना सिंह की तरह हमारी भी किस्मत जग जाए। आई ला, हाँ, फिर दूध वाले के पास चले जाओ, खड़ा हो जाओ, क्या ले, क्या कुछ लेना है क्या, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ। क्यों खड़ा रहे भाई, आप अपना देखिए, मैं तो ऐसे ही खड़ा हूँ, खड़ा भी नहीं हो सकते क्या, खड़ा किस लिए हो, क्या पता लहना सिंह की तरह हमारी भी किस्मत ना जग जाए। तो तुम गलती से ना किसी पे ट्राई मत कर लेना, गलती से ट्राई मत करना, तेरी कुड़माई हो गई तो धत के बदले चट चट बजने लग जाएगा। ये तो धत कह के शर्मा के चली गई, पर क्या पता वो शर्माने की जगह गुस्सा आ जाए, धत कहने की जगह पे चटा चटा जाए। समझ गए बच्चों, तो आजकल का समय बड़ा अलग हो गया है, और ये वो समय था और आज का समय बहुत डिफरेंट है, बहुत गैप है, रियलिटी में बता रहा हूँ बहुत गैप है। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला, बार बार मिला धत। लड़के के अंदर से भी फीलिंग जग रही है, हाय हाय हाय, धत करके शर्मा रही है, लगता है उसके अंदर भी मेरे लिए कुछ है, उसके दिल में भी कुछ है थोड़ा बहुत। और जब आपको यह एहसास हो जाए कि आपके प्रति किसी सामने वाले के दिल में कुछ है तो आकर्षण और बढ़ जाता है, झुकाव बढ़ जाता है, लगाव बढ़ जाता है, सही है ना। अब ये बात सोचना कि सर आप बड़ा अनुभवी की तरह बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं किताब की पंक्ति को पढ़ रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ के सिर्फ समझा देना, ठीक है। हाँ, तो इसे हमारे दैनिक जीवन से बिल्कुल रिलेट मत करिएगा, और आप अपना भी मत करिएगा, क्योंकि ये तो हम किसी और की बात पढ़ रहे हैं। लेकिन ना फिर एक दिन वो चिढ़ाने के लिए, जब लड़का को पता चल गया कि ये तो इस सवाल से चिढ़ रही है, धत कह के जा रही है, तो उस दिन कुदरती करिश्मा देखिए ऐसा हुआ कि सवाल उन्होंने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, लेकिन उत्तर धत की जगह पे कुछ और ही मिल गया। उत्तर मिल गया कि हाँ कल ही तो, देखते नहीं रेशम से कटा हुआ सालू जो पहनी हुई हूँ, आही दादा ई का भइल। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के के संभावना के विपरीत बोली, विरुद्ध बोली, कहती है हाँ हो गई। पूछा कब, अरे कल, देखते नहीं यह रेशम से कटा हुआ सालू। इतना कह के लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली, आही दादा अब तो घर ही भागेगा पड़ी। वो शीशे का था दिल मेरा, अरे पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया है,
दिल टूट गया। किसका दिल टूट गया जी बच्चों? लड़का का दिल टूट जाता है। लड़के ने घर की राह ली, मतलब अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। मोरी मतलब नाली होता है। मोरी का मतलब क्या होता है बच्चों? नाली। तो रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, यानी कि नाली में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, माथा पे जो लिया था भाई, दिन भर का कमाई खत्म हो गया, उसका फेंकवा दिया। एक कुत्ते को पत्थर भी मारा, क्यों? क्योंकि शीशे का था दिल मेरा, टूट गया था ना, पत्थर मारा। और एक गोभी वाले के ठेले में दूध फेंक दिया, गिर गया दूध। सामने नहा कर आ रही थी एक वैष्णवी औरत, उससे टकरा गया, आंख नहीं कान हरे होगा, ऐसे बोल के चली गई। मतलब अंधे की उपाधि पा गया वो। तब कहीं जाकर के घर पहुंचा। ये रहा बचपन का दृश्य, ये पहला दृश्य। बच्चों यहां पर ध्यान देना, ये पहला जो दृश्य आप पढ़े, ये बचपन का दृश्य है। इस समय लड़का की जो उम्र है 12 साल की है और लड़की जो है 8 साल की है। ये बचपन की कहानी थी शायद, हालांकि हाँ बचपन की कहानी थी। दूसरा देख लीजिए, दूसरा दृश्य में क्या होता है। मैं आपको बता दूं, यहां पर भारतीय सिपाही जो थे, प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और भारतीय सिपाहियों का सामना जर्मन के साथ था। और उसी भारतीय फौज में सिपाही लहना सिंह जमादार पद पर थे और इनमें एक सूबेदार है जिनका नाम है हजारा सिंह। तो ये सब चीज आपको, अब देखिए चलने लगा, सच्ची आई लव यू चलने लगा, सच्ची में, अरे हाँ सच्ची, ऊंची, ले 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 ले। ये सब क्या चल रहा है भाई? इधर देखो, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में, खंदक मतलब खाई में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। ठंडा का समय था, लुधियाने से 10 गुना जाड़ा यहाँ पे ज्यादा है और मेह और बर्फ ऊपर से ऐसे ही गिरते जा रहा है। पिंडलियों तक कीच में धसे हुए हैं हड्डियां। गनीम कहीं दिखता नहीं, गनीम का मतलब दुश्मन कहीं नहीं दिख रहे हैं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बच्चे तो ना कोई लड़े। कहने का मतलब ये है, ये लोग युद्ध करने के लिए गए हैं, लड़ाई करने के लिए गए हैं और युद्ध हो रहा है बच्चों। अब उस युद्ध में जब भी कोई फौज की बात की जाए, देशभक्ति का इतना बड़ा एक इनके अंदर वो होता है ना लगाव, कि ये खुद को भी भूल जाते हैं अपनी मिट्टी के लिए। तो ये पूरे विश्व में ऐसा एक वक्तव्य है और बहुत बड़ी सच्चाई है कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, हमारा ही एक ऐसा देश है भारतवर्ष, जिसको हम लोग माँ जननी के रूप में मानते हैं, भारत माता कहकर संबोधित करते हैं। और अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए, माँ की रक्षा करने के लिए सुपुत्र, सपुत्र, जो भी नौजवान युवा साथी या जो भी हमारे फौजी लोग होते हैं, सिपाही लोग होते हैं, ये बॉर्डरों पर और देश के भिन्न भिन्न जगहों पर तैनात होकर अपनी माँ के आंचल की रक्षा करते हैं। समझ गए? तो ये एकमात्र देश है भारत। और यहाँ पर भी वही आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय सिपाहियों का सामना जर्मन के साथ था और ये लोग खाई में छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं। 2-3 दिन से युद्ध नहीं हो पा रही है, बस ऊपर से आसमानी गोले बरसाए जा रहे हैं। नगरकोट का जलजला सुना था, यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जलजले का मतलब बमबारी, बमबारी होते थे, जो अगर कहीं खंदक से, खाई से बाहर अगर कोहनी निकल गया तो चटाक से गोली लग जाती थी। न मालूम बेईमान दुश्मन मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं, पता नहीं चलता है। लैना सिंह, और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए हैं, 4 दिन तो हम लोग खंदक में खाइयों में गुजार दिए हैं, और 3 दिन बचा है भाई। लगता है परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की हम लोग को छुट्टी मिल जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर साला सो रहेंगे हम सभी कोई। और उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की हरी घास होगी, फल और दूध की वर्षा कर देती है मैडम जी। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये लोग जहाँ पे गए हैं वहां की कहानी सुन लीजिए बच्चों। वहां एक मैम थी, फिरंगी मैम, कहती है तुम लोग हमारे मुल्क को, मुल्क का मतलब होता है देश, देश को बचाने आए हैं। और उसके बाग में, उसके बगीचे में बड़ा हरे भरे घास थे, फल फूल था, मिलता था सब कुछ, कितना भी पैसा देते थे हम लोग नहीं लेती थी। कहती थी अरे तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर मुहावरा टाइप का, एक लोकोक्ति टाइप का दिया गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। मतलब घोड़े को तुम अगर खड़ा ऐसे ही बांध दो तो बिगड़ जाएगा। कारण क्या है कि घोड़े को दौड़ाते रहो, जो जिसका उसको रेस चाहिए, घोड़े को क्या चाहिए, रेस में चाहिए, रेस करना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही बात है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो भाई हम लोग सिपाही लोग हैं, 4 दिन से अभी तक मजा नहीं है। देखो बगल में बारात आई है, खूब बजा बज रहा है एकदम, दोबारा बारात लगा था, आप न खोरिया बाहर आओ कौन पापा। तब मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए। लहना सिंह कह रहा है यार 4 दिन हो गया, 4 दिन तक पलक नहीं छपी है, हैं? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर खींच के अगर आदेश मिल जाता, हुक्म मिल जाता, तो फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। लहना सिंह कहता है कि बस ऊपर से आदेश अगर मिल जाता ना तो 7 जर्मन को जाकर के धाई धाई ठोक ठोक के चल देते। पाजी कहीं के कलों के घोड़े के संगीन देखते ही मुंह उठाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। दुश्मनों को बोल रहा है, जो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन दावा किया था कि 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। लहना सिंह करे कि बस ऊपर से आदेश मिल जाता तो 7-8 जर्मन को ठोक ठोक के चले आते। उस दिन भुला गिलो का, उस दिन भूल गया सब लोग, हैं? जिस दिन धावा किए थे 4 मील तक एको जर्मन को छोड़े नहीं थे। पीछे जनरल ने हट जाने का हुक्म दे दिया था, नहीं तो फिर उस दिन समझा देते ही लोग को। लहना सिंह की इस तरह की वार्ता को सुनकर जो इनसे सीनियर पद पे थे सूबेदार, वो कुछ कहेंगे आगे।
सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा कि देखो लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते हैं, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार कहते हैं लहना सिंह की बातों को सुनकर कि देखो लहना, तुम जमादार हो, नायक हो, लेकिन बड़े बड़े लड़ाइयों में, युद्धों में जमादार और नायकों की चलती नहीं है। कारण क्या है कि तुम अति ऊर्जावान हो, उत्तेजित अवस्था में हो, उत्तेजना है तुम्हारे अंदर, एक्साइटेड हो, तो तुम बहुत नजदीक का सोचोगे, लेकिन बड़े बड़े अफसर दूर तक का सोचते हैं कि कैसे पूरे जंग से जीता जा सकता है। ठीक है ना। तो हुक्म मिल जाता तो जाकर ठोक ठाके चलाते, ये मत सोचो। सिर्फ बड़े बड़े अफसर दूर तक की बातों को सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो दूसरा क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला। लहना बोलता है ये बात कि सूबेदार जी आपका कहना सच है यार, लेकिन पर करे तो क्या करें, हड्डियों में जाड़ा धंस गया है। 4 दिन से ऐसे ही बैठे हैं हम लोग, 4 दिन से हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, जाड़ा धंस गया है, सूर्य निकलने का नाम नहीं लेता है, खाई में दोनों तरफ से चंबे की बाउलियों को से सोते चढ़ रहे हैं, एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, बस एक धावा हो जाता ना, एक बार थोड़ा सा मजा आ जाता ना, बैठ जाते हम लोग तो शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाती, शरीर में गर्मी आ जाती। उदमी उदमी उठ और सिगड़ी में कोयले डाल, सिगड़ी मतलब बोरसी था, कोयले डाल। वजीरा तुम 4 जन यानी कि 4 लोग बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। तुम लोग को गाना नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं ना, यानी हमारा माइक बहुत अच्छा है कि जो हम बोलेंगे सिर्फ वही सुनाई देगा, बगल का कोई आवाज तुम लोग को सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ यहीं बगल में, मतलब स्टूडियो के अंदर नहीं, स्टूडियो से सटे हुए, तो पूरा एकदम यह डीजे बज रहा है और पटाखा छूट रहा है। आज किसी की जिंदगी की बर्बादी और किसी की आबादी होने वाली है, लोगों की भाषा में, हमारे शब्दों में नहीं। तो वजीरा, वजीरा देखो, वजीरा कौन था बच्चों? पलटन का विदूषक था। विदूषक का मतलब होता है जोकर, जो सबका मन बहलाता हो, एक से एक बातें बोलता हो। वजीरा तुम 4 लोग बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, और महासिंह, महासिंह एक सिपाही थे, शाम हो गई है, तुम एक काम करो, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। ये जो भी बात बोला, जो भी आदेश दिया, ये किसने दिया? सूबेदार ने। वजीरा को पानी डालने का, बाहर निकालने का आदेश किसने दिया? सूबेदार ने। कितने लोगों के साथ? 4 लोगों के साथ। यही सब माइंड में रखना है आपको। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, पलटन मतलब कि पूरी फौज का, और विदूषक का मतलब हो जाता है जोकर। एक से एक हंसी हंसी वाली बात कहता था। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, अरे मैं तो पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, सब हंसने लगे। पाधा मतलब पुरोहित। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अरे अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में भी नहीं मिलेगा। बाड़ी मतलब बगीचा। तो कहता है कि हाँ हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यह मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा, लाड़ी होरा जो शब्द है ना, स्त्रियों के लिए बड़ा आदर सूचक शब्द है। लाड़ी होरा जो शब्द है बच्चों, वो स्त्रियों के लिए आदर सूचक शब्द है। तो कहता है कि लाड़ी होरा को भी, यानी कि मैडम जी को भी यही बुला लोगे क्या? या वही दूध पिलाने वाली पिलाएंगे मैम को? तो लहना कहता है, चुप कर, शर्म नहीं आती तुझे? क्या क्या बोल रहा है? यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तमाकू नहीं पीते हैं। किसकी बात कर रहा है? उसे नहीं समझा सका कि सिख तमाकू नहीं पीते। आप सभी को जानते होंगे, वो फिरंगी मेम की बात कर रहा है कि वह सिगरेट देने में हठ करती है। हठ मतलब जिद करती है, क्योंकि वो खींचती है, टानती है, फेंकती है धुआं, टानती है सिगरेट, खींचती है सिगरेट, फेंकती है धुआं। सिगरेट देने में हट करती है, होठों में जबरदस्ती लगाना चाहती है, और मैं पीछे हट जाता हूं तो समझती है कि अरे राजा बुरा मान गया। अरे बुरा मत मानो भाई। लगता है अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? ये सवाल कौन पूछता है? वजीरा सिंह पूछता है। कौन पूछता है बच्चों? वजीरा सिंह पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, बोधा सिंह कैसा है? तो आप लोग बोधा सिंह को जानते हो? नाम तो जानते हो ना कि बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। यहाँ वजीरा पूछता है लहना से कि अच्छा लहना एक बात बता, छोड़ ये सब बात हटा, बोधा कैसा है ये बता। अच्छा है। अच्छा ठीक है, जैसे मैं तो जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते हो और आम सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। वजीरा सिंह कहता है कि लहना मैं सब जानता हूँ। बोधा को तुम इतना मानते हो कि अपना दोनों कंबल तुम उसे उठा देते हो, और खुद आप मतलब खुद सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, यानी कि बोरसी में जो आग जलता है उसके सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर जाकर के स्वयं पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर बोधा सिंह को सुला देते हो, और खुद कीचड़ में जाके पड़े रहते हो। कहीं तुम में ठंड न लग जाए। जाड़ा क्या है? मौत है। यहाँ निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं। मुरब्बे का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जमीन नहीं मिला करता, जमीन नहीं मिला करता। ये मत सोचना, ध्यान रखो अपने शरीर पर भी। मुझे सब पता है कि तुम बोधा के लिए ये चीजें कर रहे हो। लहना सिंह कहता है मेरा डर मत करो यार, मैं तो बुलेल के खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। भाई किरत सिंह की गोदी पर। लहना सिंह कहता है कि भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा, और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। लहना सिंह कह रहा है कि मैं जब भी मरूंगा तो उस समय मेरा जो सर होगा,
सर लोग प्लीज, क्या हो गया, इनको चेंज करें, साल्किन, क्या हो गया भाई? आप ना डाउट में लिख दीजिएगा, जो भी आपकी परेशानी होगी हम देख लेंगे जब भी बैठेंगे डाउट सेशन पे। तो वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा गया, क्या मरने मरने को बोल रहा है? हाँ, ज्यादा बोलेगा, क्या मरने मरने की लगाई है? मेरे जर्मनी और तुर्क, हाँ भाइयों कुछ गाओ। अब देखो जी, अब वो सिख लोग थे, अब सिख लोग ना आपस में थोड़ा मस्ती मिजाज वाले गाना गाते हैं। अब हम लोग तो पढ़ ही देंगे इसको, पर ये बड़ा भाव में अलग होता है उनके गाना। उनके गाने का अर्थ देखो, तो पहले तो गाना सुन लो। दिल्ली शहर ते पिशौर नु जान दिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मंडिए, कर लेना नाड़े दा सौदा अड़िए, लाड़ा चटका कुदुए नु। मतलब ये हम लोग पढ़ ही सकते हैं सिर्फ। कद्दू बड़ाए मजेदार गोरिये, गोरिये गोरिया समझ में आ रहा है, गोरिया मतलब यहाँ स्त्री को इंगित किया गया। उड़ लागा चटाका कुदुए नु, बस। तो ये देखो जी, इसका मतलब क्या दिया है? ऐ दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली मंडी में लौंगों का व्यापार कर लेना, लौंग का व्यापार कर लेना। और ये क्या है? अरी, वो तो टूट गया है, किसका कर लेना? नाड़े का सौदा भी कर लेना, कुछ ऐसा, या बाड़े का, क्या पता। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे रंग वाली, वर्ण का मतलब हो गया रंग। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे रंग वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। ये गाना इनका देखो कितना बेशर्म की तरह गाना गा दिए। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घरवारी सिख ऐसा लुच्चे लफंगे का गीत गाएंगे? हैं? पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौजी करते रहे हो। अब ये जो गाना गा लिए, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है लुच्चे का गीत, लुच्चा मतलब समझते हो, लुच्चा लफंगा टाइप का जो होता है, जिसका थोड़ा सा मीनिंग गड़बड़ होता है। तो हालांकि उनमें, उन लोगों में अपनी मस्ती जो थी, मस्ती हो गई, सब मिजाज में आ गए। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, अगला दृश्य में आ जाइए। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर, बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल ऊपर से ओढ़ करके, बरान कोट ओढ़ करके सो रहा है। बेचारा लहना सिंह बोधा का बड़ा ख्याल रखता था, और बोधा सोने के चक्कर में ही बेचारा रहता था, क्योंकि परेशान रहता था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे हमारा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, उसको भी बुखार लगा करता था, जर बुखार में वैसे कुछ कुछ बर्राता था, बोलता रहता था। तो लहना सिंह के दोनों कंबल और बरान कोट जो था उड़कर सो रहा था। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर, तो एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, कराहा मतलब आवाज आई, समझते हो? बोधा सिंह कराहा, और कहता है, लहना सिंह पूछता है, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, अरे कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, मतलब ठंडा से, ठंड लग रही है खूब ज्यादा। अच्छा ठंड लग रही है, काम करो मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह बोल रहा है किसको? बोधा सिंह को। अच्छा ठंडे, काम करो तुम मेरी जर्सी पहन लो। और तुम क्या पहनोगे? बोधा सिंह कहता है लहना सिंह से, और तुम? अरे अरे मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, अरे पसीना आ रहा है, तुम मेरा टेंशन मत लो। ना ना ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए पता नहीं क्या क्या किए जा रहे हो, सारा कपड़ा अपना दे देते हो कोट वगैरह पहनने के लिए, और खुद वैसे वैसे जीते हो। हाँ अरे 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 लहना सिंह, अरे हाँ हाँ, एक काम, ये याद आ गई, याद आ गई। अच्छा ऐसा है कि मेरे पास एक दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। अरे तुझे पता है वो मैम, फिरंगी मैम ने मुझे भेज कर रखी थी, बताओ यार, गुरु उनका भला करे, ईश्वर उनकी कृपा करे उन पर। यो कहकर लहना अपना कोट उतार, बोधा पहन लो पहन लो पहन लो, मेरे पास तो सुबह एक जर्सी और भी आई है। लेकिन काहे को, तो सच कहते हो ना? अरे हाँ भाई, झूठ झूठ थोड़ी बोलेंगे। हाँ लो पहनो, जबरदस्ती जर्सी पहना दी, और अपने आप खाकी कोट जिनका कुर्ता भर पहनकर पहरे पर खड़ा हो गया। सही में कोई कुर्ता उर्ता उनके पास नहीं आया था। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, केवल कथा थी, क्योंकि लहना सिंह अपना जर्सी उतार करके बोधा को दे रहा था पहनने के लिए। समझे बच्चों कि नहीं समझे? जी बच्चों, आधा घंटा बीत गया, इतने में खाई के मुंह से, खाई की तरफ से आवाज आ रही है, सूबेदार हजारा सिंह। ऐसे करके आवाज आई, क्या आवाज आई? सूबेदार हजारा सिंह, मतलब कि कोई इनको पुकार रहा है। किनको? सूबेदार को। इधर से सूबेदार जी कह रहे हैं, कौन? लपटन साहब, हुकुम करिए हुजूर। इतना कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने आए। ठीक है, समझ गए सभी कोई? सूबेदार की ही टीम से थे एक लपटन साहब। इनको लगा कि लपटन साहब हमको सामने से आवाज दे रहे हैं कि सूबेदार हजारा सिंह। इन्होंने कहा कि अच्छा कौन? लपटन साहब, हुकुम करिए हुजूर, आपकी आज्ञा में पूरी फौज लेकर तैनात हूं, खड़ा हूं, बताइए ना क्या करना है। इस भाव में इन्होंने सलामी वगैरह करके सामने आए। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? देखो, इसी दम, दम का मतलब इसी समय, दम का मतलब क्या हुआ? इसी समय, इसी दम धावा करना होगा, जर्मनों पर तुरंत धावा करना होगा। एक मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, और उनमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है, उनमें ना 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। ये वो व्यक्ति आकर कह रहा है, वो व्यक्ति आकर कह रहा है कि इनमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे दो खेत के बाद 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 मोड़ आएगा, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े करके आ गया हूं। तुम यहां 10 आदमी को छोड़ दो, बाकी सबको साथ लेकर के जाके वहां चले जाओ। खंदक छीन कर वहीं, जब तक मैं दूसरा आदेश ना दूं वहीं पर डटे रहना, वहीं पर रहना, और हम यहां रहेगा। वो व्यक्ति आकर ऐसा बोला। समझ गया सभी कोई?
समझ गए सभी को यहां ना? समझ रहे हो ना कि वो व्यक्ति आकर के बोला कि सूबेदार अभी तुरंत धावा करना होगा, इधर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, 2 खेत के बाद अपना रास्ता है, मोड़ आएंगे और मोड़ पर तुम 15 जवान मैं खड़ा करके आ गया हूं, तुम 10 लोगों को यहां छोड़ करके बाकी लोगों को लेकर के वहां पे चले जाओ, और मैं जब तक पुनः आदेश ना दूं, दोबारा आदेश ना दूं, तब तक हिलना मत वहां से। ठीक है। सूबेदार जी ने कहा कि अरे मालिक जो हुक्म हो आपका, अरे आपका आदेश सर आंखों पर, जो हुक्म मिल गया, आदेश मिल गया। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। वो भी भाई जाना है ना, और ठहरा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, तो जाना तो पड़ेगा ही। तब लहना सिंह ने उसे रोका, क्योंकि भाई लहना सिंह बोधा का बहुत केयर करता है। ये बोला भाई छटपट इतने को कहिए, कहां जाओगे? हाँ, कंबल उतार के तैयार होकर चले गए, कहां जाना है ना, छटपटाओ कम। तब लहना सिंह ने उसे रोका, लहना सिंह आगे हुआ, तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया कि मतलब वो जाने वाला में से नहीं है, वो यहीं पर रह जाएगा। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, आपस में खूब चर्चा की है, बड़ी मतलब ताका झांकी हुई, कौन जाएगा, हम नहीं जाएंगे, वो जाएगा, ये जगह वो जाएगा, मतलब बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था यहाँ, सब जाना ही चाहते थे। अच्छा, इस बात के लिए हुज्जत हुई कि यहाँ कौन रहेगा, सब चलेंगे भाई, सूबेदार हजारा सिंह हमारी फौज जा रही है, हमारी पलटन जा रही है, हम यहाँ रुकेंगे नहीं। कोई यहाँ नहीं रहना चाहता था, लेकिन समझाकर बुझाकर सूबेदार हजारा सिंह ने अपने साथ यहाँ पर 10 लोगों को छोड़कर सबको लेकर के मार्च पर निकल गया। सूबेदार हजारा सिंह ने मार्च कर लिया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए। वही लप्टन साहब जो लप्टन साहब आए थे, सूबेदार हजारा सिंह को हुक्म दिए थे कि आप वहां चले जाओ 10 लोगों को छोड़कर। तो कितने लोगों को छोड़ने के लिए बोला था लप्टन ने? ऑब्जेक्टिव है, बताओ कितने लोगों को? 10। और मैं बाकी के बच्चों से हाथ जोड़कर विनम्र साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा आपको कि आप ना पढ़ाई के सिवा बेकार की बातें चैट सेक्शन में ना करें। दंडवत प्रणाम कर दूंगा। आपके चरण कहां है प्रभु? हे देवी और देवताओं, अपने चरण स्पर्श करवा दीजिए। क्यों इतनी लंबी लंबी बातें चैट सेक्शन में कर रहे हो? मैं फिर वही ज्ञान की बात आपको देने लगूंगा, माता पिता वाली बात। फोकस करिए पढ़ाई पर, चीजों को समझिए। एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा ना तो दोस्त किसको देंगे बताओ? और दोस्त देकर भी क्या कर पाओगे? मार्क्स तो छोड़ के आ गए, क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किए, तो लॉस किसका होगा इसमें? आपका होगा ना। इस बात को समझिए। लप्टन साहब चूंकि यहां पे आ गए थे, लप्टन साहब ने इन सबको भेज दिया और सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। एक सेकंड भैया, हाँ, तो जेब से सिगरेट निकाला, आहा, सुलगाने लगे। अब सुनिए, अभी सुलगाने का मतलब आगे देखिए। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। लहना के सामने, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। लहना सिंह सब समझ गया, मुंह का भाव छिपा कर बोला, अरे लाओ साहब लाओ। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया। अरे भैया, ये तो अपना लपटनवा नहीं है, ये तो अपना लपटन साहब नहीं है। अब आप समझते चलना, दर्शन करिए, इस चैप्टर का मजा आएगा आपको। जैसे ही उन्होंने मुंह देखा, लहना सिंह ने लपटन का मुंह देखा, बाल देखा, तब उसका माथा ठनक गया, माथा पगला गया, गुस्सा चढ़ गया। अरे यार ये क्या हो गया? ऐसे करके लपटन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां उड़ गए? उनकी जगह कैदियों में से कटे हुए बाल कहां से आ गए? लपटन साहब के बड़े बड़े जो बाल थे वो कहां चले गए भाई? ये तो कैदी वाला बाल रखा है, ये कौन लपटन आ गया? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचने की कोशिश करी। लहना सिंह को एक भ्रम लगता है, साहब शराब पी ली है क्या, कटवा ली है क्या बाल? एक काम करते हैं, जरा जांचते हैं ये कौन व्यक्ति है। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह की जो फौज थी, इस फौज की पलटन में, पलटन और लपटन दोनों में अंतर है बच्चों। लपटन एक व्यक्ति थे, साहब थे, पर पलटन का अर्थ होता है पूरी फौज। तो लहना सिंह की पूरी टीम में, पलटन में, पूरी फौज में 5 वर्ष से एक थे जिनका नाम था लपटन साहब, उसी रेजिमेंट में थे। तो भाई लहना सिंह अपने लपटन साहब को नहीं पहचान पाएगा? अच्छे से पहचान पाएगा, अच्छे से पहचान पाएगा वो। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? ये सारा सवाल आप सुन लीजिएगा, ये जांचने के क्रम में सवाल पूछा जा रहा है। क्यों साहब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? लपटन साहब कहते हैं क्यों, लड़ाई खत्म होने पर जाएंगे, वैसे देश पसंद नहीं आ रहा है क्या? अरे नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ है? याद है आपको जो पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसाना अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। इस पंक्ति को याद रखिएगा, मैं यहाँ कुछ भी नहीं समझाऊंगा, सारा पंक्ति का जवाब मिलेगा। बस ध्यान रखिएगा कि अब्दुल्ला, खानसामा अब्दुल्ला
रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा इस पंक्ति को, इस चैप्टर को धर्म विशेष पे नहीं लेगा, इंसानियत के नाते से देखते चलेगा, और जो कर्म विशेष है उस पर ध्यान रखेगा। अब्दुल्ला जी रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया, ठीक है। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी ना देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है जी। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट के मैच में लाएंगे। हाँ, पर मैंने तो वह विलायत भेज दिया। मैं भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये जांचने का क्रम चल रहा है। लहना सिंह लपटन सिंह की जांच कर रहा है। लहना सिंह लपटन साहब की जांच कर रहा है कि वो हमारे लपटन साहब है या कोई दुश्मन ही लपटन बनकर आया है। तो इस क्रम में ये सारी बातचीत चल रही है, उन लोगों की पुरानी बातें चल रही है, लेकिन इसमें से कुछ फैक्ट्स निकल के आएंगे। उन्होंने कह रहा है कि भाई ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। देखिए, नीलगाय के सिंह के बारे में बता रहे 2 फुट 4 इंच का। साहब जी कह रहे हैं कि हाँ लहना 2 फुट 4 इंच के थे। कितना बता रहे हैं जी? नीलगाय का सिंह बता रहा है 2 फुट 4 इंच का। ये सब जांचने का क्रम चल रहा है। अरे तुमने सिगरेट नहीं पिया क्या? नीलगाय के सिंह 2 फुट 4 इंच के होते, तुमने सिगरेट नहीं पिया क्या? बातचीत का क्रम चल रहा है। तो भाई एक बात ध्यान रख लीजिए आप, सिख कभी तंबाकू नहीं पीते खाते हैं। सिख कभी तंबाकू खाते पीते नहीं है, आप जानते होंगे इस बात को। आप बाकी बच्चों को, लोगों को देख सकते हैं आजकल, तो क्या ही कहा जाए, सड़कों पे बाहर निकलिए, चाय की दुकान पे जाइए, पढ़ने लिखने वाले भी बच्चे सिगरेट लेके लगे हुए हैं, लड़कियां भी लगी हुई है। ये कहानी है, वास्तविकता है। शहरों में, गांवों में तो बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, पर है। शहरों में सट्टेबाजी चल रही है। मतलब ट्रेंड सेट कर दिया इन्होंने कि चाय के साथ ये सिगरेट वगैरह दम भर ले रहे हैं, लोग खूब ले रहे हैं। और सिख लोग तंबाकू नहीं पीते। तो लपटन साहब ने तंबाकू इनको दिया, सिगरेट दिया कि लो पी लो। लेकिन भाई लहना अपनी दिमाग कितना कुशाग्र बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है, तेज बुद्धि का है, बुद्धिमान है, चतुर चालाक सब है, कि उनके हिसाब किताब ले रहा है। पीता हूं साहब, दिया सलाई ले आता हूं, तब न पीऊंगा, इसे जलाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। इतना कहकर लहना सिंह खंदक के अंदर घुस गया, अपनी जो गुफा तरह का घर था उसमें घुस गया। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब क्या करना चाहिए। लहना सिंह को, ये आपस में बात करने वाले बच्चे कौन है? ये कौन है जी? राधा कुमारी क्या कर रही है? क्यों शिवानी, SMS मेरी फ्रेंड बनोगी क्या? हाँ, फ्रेंड बनेगी। एग्जामों में यही क्वेश्चन आएगा, आपके परीक्षा में यही सवाल आएगा कि क्या आप शिवानी को फ्रेंड बनाना चाहेंगी? कृपया हाँ और ना में जवाब दीजिए। तो बॉबी राधा कुमारी यही जवाब लिख के आंसर में कि हाँ मैं तो चाहती हूं कि शिवानी मेरी फ्रेंड बन जाए, पर शिवानी की तरफ से इस प्रकार का कोई भी विचार अभी तक सामने नहीं आया है, इसलिए मैं इस उत्तर को यस और नो में तो नहीं कह सकती हूं, पर अपनी भावनाओं को रख सकती हूं। इस तरीके का आप उत्तर दे दीजिएगा, 5 नंबर आपका पक्का मिल जाए। राधा दीदी रुपए कहने बगोड़ लग नहीं है, बहन पढ़ाई कर लो, फ्रेंड बनोगी बनाओगी, ये सब क्या है भाई? नहीं मतलब ऐसा सवाल आएगा क्या? सवाल यहां से आने वाला है और आप उधर फ्रेंड बनाने में लगी हो, शिवानी मेरी फ्रेंड बनोगी क्या? गजब बेइज्जती है यार। लहना सिंह को बताने के भी संदेह नहीं था कि वो कौन है। उन्होंने तय कर लिया कि अब मुझे क्या करना है, क्योंकि वो नकली लपटन था। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। जब लहना सिंह अंदर गया तो अंधेरा था, क्योंकि 10 लोग यहां पर थे, 10 लोग के बाद बाकी वहां पे चले गए थे। सबको ध्यान से सुनना सभी कोई, ठीक है जी। अब देखो क्या हो गया, अंधेरे में किसी सोने वाले से टकरा गया, जाते जाते अरे भाई कौन? वजीरा सिंह। कौन? वजीरा सिंह। लहना सिंह बोला, अरे कौन है भाई? वजीरा। वजीरा कह रहा है, हाँ क्या हुआ लहना, क्या कयामत आ गई रे भाई? जरा तो सोने दिया होता यार, आंख लगी थी अभी तुरंत ही, जरा आंख लगने दी होती। अगला दृश्य में, अरे होश में आ जाओ, कयामत आई है और वो भी लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। वजीरा से लहना सिंह करे, अरे अभी सोने के चक्कर में होश में आओ जल्दी, कयामत आ गई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? वजीरा कह रहा है क्या? तो ये कह रहा है लहना सिंह, कह रहे लपटन साहब या तो मारे गए या फिर कैद हो गए, क्योंकि उनकी वर्दी पहनकर कोई दूसरा आया है, वो जर्मन वाला है, जर्मन आया है। सूबेदार ने इनका मुंह नहीं देखा और ये सूबेदार को बेवकूफ बना के यहां पर आ गया। अब ये धोखा करेगा, मैंने देखा और बातें भी की उससे। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। सोहरा का मतलब होता है, एक सोहरा शब्द जो होता है ना, एक तरह की गाली होती है जिसको हम लोग ससुरा कहते हैं। ससुरा सुने आप सभी कोई ससुरा शब्द? ससुरा साफ उर्दू बोलता है वो, और वो भी किताबी उर्दू बोलता है, और हम सिगरेट दे रहा था पीने के लिए। वो हमारे असली लपटन साहब नहीं थे, या तो वो मारेगा नहीं तो उसे कैद कर लिया और उनकी वर्दी पहनकर के ये जर्मन आया है। वजीरा कह रहे, अरे यार तो अब क्या करे? अब क्या? अरे अब क्या, अब तो मारे गए भाई, धोखा हो गया। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा हो जाएगा, उधर उन सभी पर खुले में धावा होगा। और तुम एक काम करो, जल्दी से उठ जाओ पहले। पलटन के पैर, पलटन मतलब फौज के पैरों के निशान देखते देखते पीछे पीछे दौड़ जाओ, तुरंत अभी जाओ, अभी वो लोग इधर ही होंगे, दूर नहीं गए होंगे। और सूबेदार से जाकर कहो कि तुरंत से लौट जाए, क्योंकि हम लोग के साथ धोखा हुआ है, खंदक की बात झूठ निकली है। तुम जल्दी चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो, किसी को मालूम तक न चले, कुछ भी शोर आवाज मत करना, आराम से निकल जाओ और पैरों के निशान देखते देखते चले जाओ और जाकर तुरंत उन सबको बुला के लाओ और बताओ कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जल्दी वापस लौट चले, देर मत करो। तो वजीरा कहेगा, यार ये तो हुकुम तो ऐसा है कि अरे हुकुम ऐसी की तैसी, मेरा हुकुम मतलब जमादार लहना सिंह का हुकुम है,
जो इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा अफसर बनकर यहाँ पर खड़ा है, उसका हुक्म है तुम जल्दी से उठ जाओ और मैं लपटन साहब की खबर लेता हूं। मैं लपटन साहब की खबर लेता हूं, तुम जल्दी से उठ के निकलो और तुरंत जाकर के पैरों के निशान देखते देखते जाना और उन सबको लेके आना। जमादार के पद पर कौन था? लहना सिंह। ये बनेगा ऑब्जेक्टिव। ये नहीं बनेगा कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, ये नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में से लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, जमादार, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। समझ गए जी बच्चों? हाँ, आगे चले। मैं यहां लपटन की खबर लेता हूं। वजीरा कहता है कि यार तुम लोग तो यहां पर 8 ही हो। लपटन साहब का कॉन्फिडेंस, सॉरी लहना सिंह का कॉन्फिडेंस देखो। बोला अरे 8 नहीं 10 लाख है, एक एक अकाली आशिक 1.25 लाख के बराबर होता है। तुम बस उठो और फटाफट से चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया था। उसने देखा कि लपटन साहब ने जेब से, नकली लपटनवा जो आया था, जर्मन वाला दुश्मनवा, वो आकर के अपने जेब में से बेल की तरह, बेल मतलब सिरफल, बेल की तरह 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया। सेट कर रहा है तीनों बेल के गोले को। वो चूंकि बम था, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी को जोड़ने ही वाला था। दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ही वाला था, डॉट 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 रखने ही वाला था, कि मतलब तीनों बम को सेट करके कनेक्शन करके माचिस जलेगा के एकदम। यही ना होता, यही ना होता बच्चों जी। जैसे ही रखने ही वाला था, तब तक अपना बुद्धिमान और शेर चालाक लहना आया और बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने क्या किया? साहब की कुहनी पर तान कर मारा। केहुनिये पर एक आग दूर में था, झटाक दे। लहना सिंह दनादन इनको कूटने लगा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। कैसे कि हाथों में दिया सलाई था, मारा केहुनी पर फेंका गया। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, बंदूकों के पीछे बस गाय दे गर्दन पे मार दिया, मारा। और साहब आंख उनकर लागल ऐसे गोल गोल घूम में। किसका आंख घूमने लगा जी? किसका? बताओ सभी कोई बताओ। तुम लोग तो बात करने में लगे हो, मुझे क्या पता तुम लोग सुन रहे हो या नहीं। लपटन साहब में, लपटन साहब अब छितरा गिल बड़े, फेंका गए हैं नीचे। कह रहे मीन गॉड मतलब ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे बेवकूफ, तू जा तरफ जाइबा, ओ माय गॉड का कहले बड़ा है। इतना कहते हुए चित्त हो गए, फेंका गए हैं नीचे धरती पे, लाम चौड़ा हो गए हैं। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंका। लहना सिंह कितना साहसी था, देखिए साहस उसका। तीनों गोले बिनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। लपटन जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। नकली लपटन साहब के पैकेट से निकला 3-4 लिफाफा, कागज का टुकड़ा निकला, डायरी वगैरह निकला, ये सब लहना अपने जेब में रख लिया। साहब तनी बेहोश में थे, मूर्छा की स्थिति में थे, चेतनाहीन थे। मूर्छा हटी, बेहोश से होश में आ गए। लहना सिंह हंसकर बोला, क्या बोला? अरे क्यों लपटन साहब, अरे मिजाज कैसा है जी? है? अरे आज तो मैंने बहुत बातें सीखी आपसे। अरे यह भी सीखा कि सीख सिगरेट पीते हैं। बताइए, सीख सिगरेट पीते हैं। हमने तो यह भी सीखा कि जगाधरी के जिले में नीलगाय होती है और उनकी सींगें 2 फुट 4 इंच की होती है। वाह वाह, ये तो सीखा ही। और ये भी आपसे सीखा कि मुसलमान खानसामा जो है वो मूर्तियों पर जल भी चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। बेवकूफ समझे हो? नकली कभी असली का मजा देगा हो? नकली कभी असली का मजा देगा? कभी नहीं दे सकता है। असली लपटन लपटन जी थे। चोर चोरी करे गए तले कुछ ना कुछ हो जाए, छोड़ दे प्रूफ धरा गिले। ई लपटन बन के आई रहे है, कपटन बन के चल जी है। ई कह रहे मुसलमान भाई, बताओ मुसलमान सॉरी सिख जो है तंबाकू पीते हैं? नहीं। मुसलमान भाई लोग मूर्ति पर पूजा नहीं चढ़ाते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, ये तुम कह रहे हो। तुम खोते पर चढ़े हो, नीलगायों की सींग 2 फुट 4 इंच की है। अब भाई ये तो बताओ, ऐसी साफ उर्दू कहां से सीख लिए हो? हमारे लपटन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। तो इतना अच्छा उर्दू कैसे बोल लेते हो भाई, वो भी किताबी उर्दू? लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़ों से बचाने के लिए जो नकली लपटन था, अपनी पतलून में दोनों हाथ डाल दिया क्योंकि ठंड लग रहा था उसको। लहना सिंह कहता गया, क्या कहता गया कि चलाक तो बड़े हो, पर याद रखना ये माझे का लहना से चलाक थोड़ी हो। ये माझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा नहीं दे पाओगे लपटन, समझ गए? लहना सिंह को चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए साहब जी, 3 महीने हुए। एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, तुर्की था, मेरे गांव में आया था। और जानते हो क्या क्या कर रहा था साहब जी? औरतों को बच्चे होने का ताबीज देता था, बांटता था, बच्चों को दवाई देता था, चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता था, गंजा मारता था, चिलम फूंकता था। और कहता क्या था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, जर्मनी वाले बड़े पंडित है, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। हाँ, पुष्पक विमान, फ्लाइट चला वाला लोग वेद पर। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को वो तुर्की मौलवी बहकाता था। क्या कहता था कि डाक खाने जाकर पैसा निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक पोलू राम भी डर गया था। डाक बाबू का नाम क्या था? पोलू राम।
डर गया था। जानते हो लपटन साहब जी, तुम्हारा जिसन तो बड़ा हम भी घुमाए हैं, तुम हमारे घुमाए आए थे। माजे का लहना को चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। जानते हो उस तुर्की मौलवी के साथ क्या किए थे? उसका दाढ़ी मोड़ दिए थे। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो वापस मेरे गांव में पैर रख दिया तो सोच ही लेना। जर्मनी वाले को पंडित बताने आए हो, और तुम भी जर्मन लपटन। तुम क्या सोचते लपटन साहब का भेष बना के आओगे तो धोखा कर दोगे? बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, एक बार यस नो बता दीजिएगा, मैं उसी अंदाज में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ आ रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर। इतना बात लहना अपना बोलने में लीन था, तब तक पतलून में हाथ डाले थे साहब जी, नकली लेफ्टिनेंट साहब। कैसे कि ठंडा लग रहा था उनको, तब तक पिस्तौल चल गई। दादा, साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। लहना की जांघ में गोली लग गई। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। जैसे गोली लगा लहना को ना, तो लहना की भी फौज में देखिए हेनरी मार्टिनी के 2 फायर आए साहब जी के कूट काट के बढ़िया सा पसंद से चटनी बना के खत्म। खूब धड़ाम गोली गोली मार के खत्म कर दिया लोग। खत्म हो गए ये, समझ गए सभी? कोई कपाल क्रिया कर दी, खत्म हो गए भाई। जब गोली चली तो धड़ाका हुआ, सुनकर सब दौड़ाए। अंदर भाई 10 लोग थे ना। बोधा चिल्लाया, क्या है? अरे बाग बुरबक कहीं के, हल्ला किए हो, चुप रहो। लहना सिंह ने उसे क्या कह दिया? क्या एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, वही था। बोधा सिंह पूछा, अरे भाई कैसा आवाज है, क्या हुआ? लहना सिंह कहा, कुछ नहीं था, वो कुत्ता आया था, हड़का हुआ था, मार दिया। समझ गए सभी कोई? और सभी लोगों से सब बात बता दिया, लेकिन बोधा सिंह को यह बात नहीं बताया, क्योंकि वो बोधा बच्चा था, प्रेम करता था, उसको बड़ा केयर करता था। प्रेम से ज्यादा कहेंगे केयर करता था, देखभाल करता था। ऐसी बातें उसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता था। एक ही बेटा था बोधा का, सॉरी, सूबेदार हजारा सिंह का यही एक बचा हुआ लड़का था। बाकी तो सब युद्ध में मारे ही गए थे। बाकी लोगों को सारा हाल बता दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ा कपड़ा और घाव की पट्टी जांग को पूरी अच्छे तरीके से कसकर बांध लिया। क्योंकि घाव मांस में था, पट्टियों के कसने से लहू मतलब खून निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। उधर से जर्मन आ गए थे, कैसे कि दुश्मन जर्मन लपटन था, नकली था, ये सेट कर दिया था। 70 जर्मन आ गए चिल्लाते हुए। और इधर से वजीरा सिंह गया था अपनी फौज को लाने की, चलो वापस, धोखा हुआ है हमारे साथ। समझ आ रहा है जी बच्चों? बताओ। हाँ जी, बढ़िया। तो 70 जर्मन जैसे ही घुसे, तब तक उधर से अपना वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह की पूरी फौज आ गई। सिखों की बंदूक इधर से, क्योंकि जब 70 लोग उधर से चले तो इधर से लहना सिंह की फौज ने बंदूक खूब गोली चल रही है। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोक लिया, दूसरे को भी रोक लिया, पर यहां थे टोटल 8 ही लोग थे। लहना सिंह तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे। बाकी लोग लेटे हुए थे और लहना सिंह धड़धड़ा के खड़खड़ा गर्दा उड़ गया था पूरा। और वे कितने थे? 70। सोच लो, अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़े से मिनटों में वे डॉट 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 क्या हुआ? 70 जर्मन थे और इधर से गोलियां खूब अंधाधुंध चल रही है। मरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, और मुर्दाओं के शरीर पर चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अचानक आवाज आई। क्या आवाज आती है? सिख संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनकी ऊर्जा की एक सबसे शानदार लाइन और एकत्व भाव को दिखाने वाली लाइन होती है, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा। इतना लाइन सुनते ही धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर होने लगे। भाई पीठ पर कैसे हुआ? क्योंकि पीछे से सूबेदार की पूरी फौज वापस आ गई। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच पड़ गए, क्योंकि इधर से लहना सिंह की फौज गोली चला रही है और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह की फौज गोली चला रही है, और बीच में पड़ गए, इन दोनों पट्टों के बीच में पड़ गया जर्मन दुश्मन लोग। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आ गए थे, वो लोग आग बरसाते थे और सामने से लहना सिंह संगीन चढ़ाकर गोलियां बरसाता था। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया, पीछे से भी गोलियां चलने लगी। एक किलकारी और लगी, खूब आवाज निकली, क्या? अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और इतना कह के ही लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन, 70 में से 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सुन लो बच्चों, खेत रहना का मतलब होता है शहीद हो जाना, युद्ध भूमि में मारा जाना। याद रखिएगा, ये मुहावरा है। खेत रहना मतलब क्या होता है? खेत रहना का मतलब युद्ध भूमि में मारा जाना या तो फिर शहीद हो जाना। सिखों में 15 के प्राण चले गए थे, मतलब इनकी टीम में भी 15 लोग की मृत्यु हो गई थी और वो 63 जर्मन ऐसे ही खत्म हो गए थे। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई थी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लग गई थी। लहना सिंह को एक और गोली लग गई। उसने घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से भर दिया और बाकी का पट्टा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना के दूसरे घाव भारी घाव लगा है। लहना सिंह किसी को दूर दूर तक अंदाज नहीं चलने दिया, पता नहीं चलने दिया कि उसका दूसरा घाव काफी गहरा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। क्या कहा जाए, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है, क्योंकि यहां पर क्षय हुआ है। किसका? बर्बादी हुई है, क्षति हुई है। किनका? उनका। उन दुश्मनों का हार हुआ। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंतवीणो उपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बुट्टों से चिपक रही थी।
चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। वजीरा सिंह कहता है कि जानते हो लाना यार, तुम बोले जब पीछे दौड़ के जाने के लिए ना, मेरे जूते से इतनी मिट्टी कैसे कैसे चिपक रही थी, मैं ही जानता हूं कैसे दौड़ दौड़ के इनके पीछे गया हूं। सूबेदार ने सारी बात समझ ली, लहना सिंह के साथ समझा कि यार ये हुआ था तुम्हारे साथ, वो नकली लेफ्टिनेंट था, हमें तंबाकू दे रहा था, ये कर रहा था, मैं तो समझ गया। फिर लहना सिंह की चतुराई बुद्धि को सराह रहे थे, बड़प्पन कर रहे थे और कह रहे थे कि लहना अगर तू ना होता तो आज सब के सब मारे जाते। सही बात है, क्योंकि वो तीनों गोला बेल की तरह सेट कर दिया था, जो वो ब्लास्ट होता तो सब खत्म हो जाते और उधर 70 लोग उन सबको निपट लेते। धोखा हुआ था ना बच्चों। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली थी। 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन लिया था। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था, वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां चली, एम्बुलेंस आ गई जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची थी। फील्ड अस्पताल बहुत ही नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल को लिटा दिए गए और दूसरी में लाशें रख दी गई। 2 गाड़ियां थी, एक में घायल को रखा गया और दूसरी में लाश। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए थी, सूबेदार ने लहना सिंह के घाव पर बंदी पटवानी चाहिए थी जांग में, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि अरे थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। लहना सिंह का कह रहे क्या भाई हजारा भाई छोड़ दो, ये छोटा मोटा घाव है, क्या ही इतना टेंशन ले रहे हो, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, बोधा सिंह को बुखार लगा था, आकुट पाकुट कुछ कुछ बोल रहा था, कुछ भी बोल रहा था। बोधा सिंह को बुखार लग गया था बेचारे को, उसको गाड़ी में लिटा दिया गया था। लहना को छोड़कर सूबेदार हजारा सिंह कहीं जा नहीं रहे थे, लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा कि देखो तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में ना चले तो तुमको जाना पड़ेगा। लहना सिंह ने कहा कि सूबेदार तुमको जाना पड़ेगा, तुमको तुम्हारे बेटे बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध है, तुमको जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। सूबेदार कहते हैं यार मैं तो चला जाऊंगा और तुम अरे मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, इसमें क्या टेंशन है। लहना सिंह कह रहा है मेरे लिए तो पहुंच के गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुद्दों के लिए भी तो वैसे भी गाड़ियां आती ही होंगी ना, मेरा हाल बुरा नहीं है, मैं ठीक हूं, देखते नहीं हो मैं कितना अच्छे से खड़ा हूं, अरे और वैसे वजीरा भी तो हमारे पास है ही ना। फिर भी कह रहे हैं सूबेदार हजारा सिंह अच्छा ठीक है, पर छोड़ो, बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदार नहीं हो रहा, कुछ चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। बच्चों लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इस चैप्टर का शीर्षक लिया है, उसने कहा था, और वो सार्थक होती है, यही इसी लाइन में आपको मिल जाएंगी कि कैसे सार्थक होती है। लहना सिंह ने कहा कि देखो बोधा गाड़ी पर लेट गया, तुम भी लेट जाओ, चढ़ जाओ, और जाना तो सूबेदारनी को मेरा मत्था टेकना बोलना और कहना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। क्या कहा था भैया, आगे मिलेगा। गाड़ियां चल पड़ी थी, सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा तूने मेरे और बोधा के जान बचाए हैं। लिखना कैसा है यार, ये चिट्ठी विट्ठी ना लिखेंगे, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, तू अपनी सूबेदारनी को कह देना, तू ही कह देना कि उसने क्या कहा था। लहना कह रहे नहीं आई हटाओ, तुम अब गाड़ी पे चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और जाकर कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, गाड़ी निकल पड़ी, नहीं गया लहना सिंह, लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे मेरे भाई, तर हो रहा है पूरी तरह से। वजीरा से बोला क्या, पानी पीने के लिए। 5वां दृश्य अंतिम दृश्य बच्चों, कहा जाता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले सारी स्मृतियां साफ हो जाती है, सारी बातें बचपन से लेकर याद आने लगती है धीरे धीरे, और वही कुछ लहना सिंह के साथ भी हुआ था। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं और वर्तमान में क्या चल रहा होता है सारा धुंध हट जाता है पूरा। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब चलते हैं फिर वापस बैक स्टोरीज। लहना सिंह 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धक कर वह भाग जाती है। याद है ये पंक्ति, याद है पंक्ति, वो बार बार यही पूछता था तेरी कुड़माई हो गई, धर कह के समा कर लड़की चली जाती थी। वही बात है, लड़की का उम्र 8 वर्ष था और लड़का 12 वर्ष का। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धक कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, बहुत दुख हुआ था लहना सिंह को, क्योंकि वो जिसको चाहता था वो किसी और की थी। क्रोध हुआ, क्यों हुआ, आगे चलिए सोचिए आप। ये सारी बातें, ये स्मृतियां चल रही है। वजीरा सिंह पानी पिला दे भाई, वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए थे आज। वो बात तब थी जब लहना 12 वर्ष का था, 12 वर्ष का था जब लहना, तब की बात थी। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स, याद रखना ये नंबर, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लहना सिंह का जो नंबर था वो क्या था। लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है, जमादार पद पर था। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। 25 वर्ष बीत गए भैया, 8 वर्ष की उस कन्या का बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। ना मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। लहना सिंह उस जमीन की पैरवी थी, 7 दिन की छुट्टी मिली थी, मुकदमे के लिए पैरवी करने के लिए घर गया था। फिर वहां अचानक से रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध। लाम मतलब लड़ाई, कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। लहना 7 दिन की छुट्टी के लिए आया था, लेकिन चिट्ठी आती है कि यहां पर फौज लाम पर जा रही है, तुम फौरन चले आओ लहना सिंह। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली। लहना के पास 2-2 चिट्ठी आती है, एक फौज से आती है ऑफिस से, और एक सूबेदार की भी चिट्ठी आती है कि लहना मैं भी चलूंगा युद्ध में और बोधा भी चलेगा। लाम पर हम लोग जाते हैं, लौटते समय हमारे घर तुम होते चलना।
हम तीनों यहीं से साथ में चल चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था लहना सिंह को। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंच गया। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से यानी कि अंदर से बाहर निकल कर आया, बोला अरे लहना, सूबेदार तुमको जानती है यार। जैसे जाना था लड़ाई पर, सूबेदार ने कहा लहना सिंह से कि लहना, सूबेदारनी तुमको जानती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? मुझे जानती है? कब से? अरे रेजिमेंट में, क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के लोग, कोई रिश्तेदार घर के लोग तो रहे नहीं, कैसे जानती है मुझे? ऐसा सोचते हुए जा रहा है। दरवाजे पर गया तो कहता है मत्था टेकना बोला, आशीष सुनी, आशीर्वाद भी मिला। लहना सिंह चुपचाप खड़ा हो गया। लहना सिंह चुपचाप खड़ा हो गया। लड़की कहती है, सूबेदारनी कहती है, मुझे पहचाना? मुझे पहचाना? लहना सिंह कहता है नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बुट्टो वाला सालू अमृतसर में। यह पंक्ति लड़की कहती है। भावों की टकराहट से मूर्छा हटती है। 25 वर्ष के बाद फिर वापस उस कन्या का याद। वो लड़की लहना के सामने बैठी हुई थी, समझ रहे हो? तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बुट्टो वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली। करवट बदल लिया क्योंकि लहना उस वक्त सोया हुआ था, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। देखिए बच्चों, शीर्षक मिलते जा रहा है, उसने कहा था। स्वप्न चल रहा है, जो दिमाग में आ रही है, स्मृतियां चल रही है। सूबेदारनी कह रही है, क्योंकि वो गया है उसके पास, मैंने तेरे को तो आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूं, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। यहां पर याद करने योग्य एक बात है कि सरकार ने सूबेदार के परिवार को, सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी है। सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को लायलपुर में जमीन दी है। कहां पे दी है? लिखो चैट सेक्शन में सभी। लायलपुर में, लायलपुर में जमीन दी है। भाई आज नमक हलाली का मौका आया है, युद्ध जब छिड़ा हो तो जाना तो पड़ेगा ही। पर सरकार ने हम तिमियों की घघरिया पलटन क्यों ना बना दी? तिमियों मतलब स्त्रियों, तिमियों का मतलब क्या हो गया? स्त्रियों। लहना सिंह से कह रही है कि यार सरकार, हम लोग स्त्रियों की पलटन क्यों ना बना दी? हम लोग भी चलते लड़ाई में, हम भी लाम पे चलते। जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 ही बरस हुआ है भाई, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। यानी कह रही है सूबेदारनी कि एक ही बेटा बचा हुआ है, 1 बरस हुआ है फौज ज्वाइन किए, इसके पीछे 4 और थे, लेकिन एक भी नहीं बचे, एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, सुहाग भी और संतान भी, दोनों जा रहे हैं। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग जाने। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। ये पंक्ति बच्चों याद होगी आपको, टांगे वाले के बीच जब वहां पे ये दोनों दुकान वाले, दोनों लड़का लड़की एक दुकान पे मिले थे, याद है ना? वही कह रही है सूबेदारनी कि तुम्हें याद है लहना, एक दिन टांगा वाला बिगड़ गया था ना, तो उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे लहना, और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यही मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं, बस जैसे मेरे प्राण बचाए थे वैसे इन दोनों के प्राण बचाना। ये दोनों युद्ध में जा रहे हैं, मेरे भाग जाने। 4 बच्चे इसके पीछे, सब मारे गए, एक भी नहीं जिया, एक बचा है। एक पति सूबेदार हजारा सिंह, छोटा परिवार है। सरकार ने हम स्त्रियों की भी पलटन क्यों न बना दी, जो हम लोग भी लाम पर जाते, युद्ध में जाते। लहना, जैसे तूने मेरी प्राण बचाई, मेरी जान बचाई, वैसे मेरे सुहाग और मेरे संतान की रक्षा करना। पूरे चैप्टर के अंदर आपने क्या देखा? लगातार लहना सिंह का फोकस बोधा सिंह पर था, क्योंकि वो सूबेदारनी का बेटा था और सूबेदारनी ने उसे वचन दिया था, और लहना सिंह ने खुशी खुशी सहर्ष उस वचन को स्वीकार करके बखूबी निभाया। खुद को कष्ट देकर बोधा को कष्ट नहीं दिया। जैसे उसने कहा था, सूबेदारनी ने कहा था कि जैसे तूने मेरे प्राण बचाए हैं वैसे इन दोनों की प्राण बचाना। और लहना सिंह युद्ध भूमि से गाड़ी पर सही सलामत सूबेदार और उनके बेटा बोधा सिंह को वापस भेज देता है। खुद भले ही घावों से बिलखता हुआ, ऐसे ही दर्द में पीड़ित है, पड़ा हुआ है, लेकिन अपने वचन को बखूबी निभाया। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यह है प्रेम। प्रेम प्रदर्शन का चीज नहीं, दर्शन का चीज है। देखिए सूबेदार और लहना सिंह का, सूबेदारनी और लहना सिंह का जो प्रेम था, प्रेम प्रदर्शन का चीज नहीं है, दिखावा नहीं होना चाहिए प्रेम में, दिखाने का भी नहीं है, ये तो दर्शन करने का चीज है। इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या नहीं सीखा? आपने कर्म की प्रधानता सीखी कि एक व्यक्ति का कर्म क्या होना चाहिए, आपने साहस देखा, आपने चतुराई सीखा, आपने दिव्य प्रेम की कहानी देखी कि वास्तविक प्रेम क्या होता है, और प्रेम समर्पण का है, त्याग का है। प्रेम में सब कुछ संभव है, जरूरी नहीं कि प्रेम प्राप्त ही हो जाए। और देखिए यहां कैसा संयोग बना कि प्रेम को निभाने का क्या शानदार सौभाग्य मिला लहना सिंह को। आगे देखिए बच्चों, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूं। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया, क्योंकि वर्षों की वेदना निकल पड़ी थी, आंखों के माध्यम से आंसुएं बह रही थी, गंगा जमुना एक हो गई थी। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था, क्योंकि ये सारा स्वप्न चल रहा है। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। याद होगा स्टार्टिंग की पंक्ति, जब लहना सिंह कहता कि अरे हमारी चिंता क्या कर रहे हो, मैं तो भाई किरत सिंह की गोद में मरूंगा, मैं तो भाई किरत सिंह की गोद में मरूंगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? लहना का सिर लेकर कौन बैठा है अपनी गोद में? वजीरा सिंह बैठा है।
जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, आधा घंटे तक चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। क्योंकि लहना के दिमाग में यह था कि मेरी जब भी मृत्यु होगी मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा। तो आधे घंटे बाद पूछता है कौन? कीरत सिंह। लेकिन था कौन? चैट सेक्शन में लिखो। लेकिन था कौन? चैट सेक्शन में लिखो सभी कोई। वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह था। कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कह दिया हाँ। वजीरा ही कीरत सिंह का भाव दे दिया, बोला कि हाँ भैया, मतलब कीरत सिंह जैसे ही लहना सिंह समझा कि हाँ कीरत सिंह है तो क्या भावनाएं निकल रही है, भैया मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। हैं? वजीरा ने वैसा ही किया जैसा वो कहा। हाँ हाँ अब ठीक है, बस ऐसे ही रखो मेरा सिर, ऐसे ही ठीक है, अब ठीक है, जरा पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। हाड़ मतलब आषाढ़ महीना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़। अब के आषाढ़ में, आषाढ़ महीना आ रहा है ना, जेठ के बाद आषाढ़, जिसमें आम मिलेगा। अब के आषाढ़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, क्योंकि वजीरा सिंह को यह एहसास हो चुका था कि अब लहना हम लोग के बीच नहीं रह पाएगा। कुछ दिन, यहां पे आप देख रहे हैं ना, कहानी समापन की ओर है। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल से मदार लहना सिंह। क्या सीखा आपने इस चैप्टर से? बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं समझता हूं कि इस चैप्टर को जो बच्चा आप शुरू से सुन लेगा ना, एक भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है भैया। अपने शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करना। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मैं पूरी कोशिश किया हूं कि इस कहानी को आपके सामने भावनाओं के साथ प्रस्तुत करूं, ना कि सिर्फ रीडिंग देकर। मैं अपना पूरा कोशिश किया हूं कि एकदम रियलिटी से कनेक्ट हो, ऐसा लगे कि हम लोग के सामने एक इमेज चल रहा है, लहना सिंह की इमेज आ रही है, सूबेदारनी कैसे बात कर रही होगी, कैसे आंचल पसार रही होगी, वो पूरा दृश्य हमने आपको इमेजिनेशन कराने का कोशिश किया। कितना हो पाया इस पर जानते हैं आप, जानते हैं। तो साथियों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किसी तरह का आपका डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। चैप्टर के हैंड रिटेन नोट्स आप सबको मिलते चलेंगे। इससे पहले जरूरी है कि आप लोग इस चैप्टर को बार बार सुनते रहिएगा, बस स्पीड बढ़ा के ईयरफोन डाल लीजिए, सुनते रहिए। आनंद से भरा है ये सारा चैप्टर। मार्क्स तो दिलाएगा ही दिलाएगा, ज्ञान कितना गुण ज्ञान है इसके अंदर, कितना आदर्श चैप्टर है ये। लहना सिंह का व्यक्तित्व देखिए, इस दिव्य प्रेम का दर्शन करिए। क्या है प्रेम भाई? आजकल के तो प्रेम बड़ा मॉल वाला प्रेम हो गया है, मोमो वाला प्रेम हो गया है। लेकिन सबका नहीं, आज भी प्रेम करने वाले प्रेम कर रहे हैं, बड़ा दिव्य प्रेम कर रहे हैं। देखिए प्रेम एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, प्रेम प्रदर्शन का चीज नहीं है, प्रेम दर्शन का चीज है। बाकी आजकल तो ये रोडवा पर कुल प्रदर्शन चल रहा है। बहुत बड़ी सच्चाई बता रहे हैं, रोड पे प्रदर्शन चल रहा है, बहिया में बहिया धो धके। क्या भाई, मैंने लोग देखे कि हाँ सेठ बनी जाए, तो ये गलत है। आप संस्कार मर्यादाहीन हो रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग को अपनी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। हमारा भारत देश ऐसा नहीं था, हमारा संस्कार ऐसा नहीं था। पर दिन प्रतिदिन समझ नहीं आ रहा है भारत किस दिशा में जा रहा है, भारत के युवा साथी कहाँ जा रहे हैं। लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़िए, सीखिए, ज्ञान लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी जी का चैप्टर आपने पढ़ा, बातचीत चैप्टर आपने पढ़ा, आपने अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करिए, आत्मसात करिए खुद को। ये चैप्टर पढ़ने से आपको कर्म की प्रधानता मिली, साहस बनने का एक प्रतीक मिला। एक लहना सिंह अकेले कितना बुद्धिमान था, पूरी फौज से भिड़ गया अकेले। बताइए, लेफ्टिनेंट को संभाल लेना मतलब पूरी फौज संभाल लेना। उसके बाद प्रेम का प्रतीक देखिए ना, किस तरीके से वचन को बखूबी निभाया, काबिले तारीफ है ये तो यही सब चीज सीखने की चीज है। यही सब पढ़ने का बेनिफिट, यही परीक्षा में जाना, पास होना, नंबर दे देना वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। सीख के इसे अपने जीवन में उतारो, आपके जीवन में ये कितना मदद कर पाएगा ये बहुत बड़ी चीज है। शुभरात्रि साथियों, मजा आ गया होगा आप सभी को। इस चैप्टर का हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को जल्द मिल जाएगा। गुड नाइट, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा चैप्टर। लव यू, बाय, शुभरात्रि। चलिए जी, लव यू बच्चों, थैंक यू सो मच। खूब मन लगा के पढ़ाई कर